हेलो एवरीवन। तो यूपीएचईएससी विज्ञापन संख्या 51 री एग्ज़ाम, साथ ही साथ जीआईएससी और जीडीसी का जीएस का जो कॉमन पोर्शन है उसी के लिए ये मॉडल पेपर नंबर 5 होगा। और यहाँ पर जो प्रश्न हैं दोस्तों ये एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। तो देखो दोस्तों, भारत का भूगोल पढ़ने से पहले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज जो ज्योग्राफी होती है ना वो समझ में नहीं आती है। तो सबसे पहले तो ये दोस्तों कि हमारा जो प्यारा भारत है, हमारा देश भारत, ये एशिया महाद्वीप में है और ये एक दक्षिण एशियाई देश कहा जाता है। ठीक है, यानी कि हमारा जो भारत देश है ये दक्षिण एशिया में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार की दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में है। जैसा कि आप जानते हैं ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये आपका इक्वेटर हो गया, और इक्वेटर का जो ऊपरी हिस्सा होता है आप यहाँ पर देखेंगे नॉर्थ पोल, ये नीचे साउथ पोल, तो ऊपर रहेगा आपका उत्तरी गोलार्ध। ये वाला पूरा पूरा हिस्सा जो है ये उत्तरी गोलार्ध, भारत इसी में स्थित है। और नीचे का जो हिस्सा है इसे कहेंगे आप दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पर भारत हमारा जो है ये पूरी तरह से कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और अगर देशांतरी विस्तार देखें, अब देशांतर रेखाएं कौन सी रेखाएं होती हैं, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ऊपर नॉर्थ पोल नीचे साउथ पोल। नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली जो रेखा होती है इसे कहते हैं देशांतर रेखा। ठीक है, इंग्लिश में जो अक्षांश है इसको क्या कहते हैं, लेटीट्यूड कहते हैं, लेटीट्यूड। और जो देशांतर होता है इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। तो जैसा कि आप यहाँ पर समझ पाए होंगे लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, तो लेटीट्यूड जो है ये पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। ठीक है, और एक दूसरे की समांतर रेखाएं होती हैं इस प्रकार से। ठीक है, और जो आपका लॉन्गिट्यूड है यानी कि देशांतर रेखा, ये क्या होती है, ये लंबवत होती है। ठीक है, और जो लॉन्गिट्यूड होता है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखिए ये पृथ्वी हो गई, ये नॉर्थ पोल नीचे साउथ पोल। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर नॉर्थ पोल से साउथ पोल मिलाने वाली सभी रेखाएं होती हैं, इनकी संख्या 360 होती है और ये एक दूसरे से समान दूरी पर नहीं होती हैं। ये जो पोल है ना वहाँ पर तो जाकर ये बिल्कुल एक ही बिंदु पर मिल जाती हैं, और जो हमारा इक्वेटर है इस पर इनकी दूरी सर्वाधिक होती है। अब आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर अक्षांश और देशांतर रेखा समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड, देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड। पृथ्वी पर किसी भी स्थान की लोकेशन का पता लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली एक टेक्निक है। एक काल्पनिक रेखाएं ये दोनों, और अक्षांश रेखाएं पूर्व पश्चिम यानी कि क्षैतिज रेखाएं चलती हैं या क्षैतिज में, और जो भूमध्य रेखा है ये लॉन्गिट्यूडनल होती हैं यानी कि उत्तर दक्षिणी दिशा में ये चलती हैं। तो ये लंबवत होती हैं और ये कनेक्ट करती हैं ध्रुवों को। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की परिभाषा क्या होती है। तो भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखा ये कही जाएगी लेटीट्यूड। ठीक है, तो जैसा कि ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारा इक्वेटर हो गया, ये ऊपर का हिस्सा आपको क्या कहेंगे आप इसे, ये है आपका उत्तरी गोलार्ध और नीचे आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पर जो समांतर रेखाएं खींची जाती हैं, ठीक है, इन्हें क्या कहेंगे आप, इन्हें कहेंगे लेटीट्यूड लाइंस। भूमध्य रेखा ये आप समझ रहे होंगे, ये है 0 डिग्री अक्षांश, ये है भूमध्य रेखा। और एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हमारा जो ये भूमध्य रेखा है इसके 23.5 डिग्री ऊपर की जो रेखा है इसे ही कहते हैं आप कर्क रेखा। 23.5 डिग्री नीचे की जो रेखा है इसे कहते हैं आप मकर रेखा। ठीक है, सारी बातें बहुत ही आसान हैं, एक बार आप बेहतर तरीके से समझ लें बस। तो इसके बाद दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको मिली जाएंगी। खैर, अब ये जो प्राइम मेरिडियन है इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। यह 0 डिग्री देशांतर है, यानी कि ये आपकी पृथ्वी हो गई, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है वह रेखा जो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है उसी को कहते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है, ये ध्रुवों पर जाकर मिलती हैं, भूमध्य रेखा पर इनके बीच की दूरी सर्वाधिक होती है, और इनका जो उपयोग है ये समय का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है, तो देशांतर को यानी कि जो आपका 0 डिग्री देशांतर है इसी को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं यानी कि जो आपका लेटीट्यूड है, और जो देशांतर रेखाएं हैं यानी कि जो आपका लॉन्गिट्यूड है, इसमें क्या डिफरेंस है। तो दिशा ये पूर्व पश्चिम रहता है इस प्रकार से, और देशांतर रेखाएं लॉन्गिट्यूड ये इस प्रकार लंबवत होती हैं उत्तर दक्षिण। प्रकृति क्या होती है, ये समान दूरी पर होती हैं, समांतर होती हैं, जबकि जो लॉन्गिट्यूड होते हैं ये ध्रुवों पर जाकर मिल जाते हैं।
ठीक है, हर हालत में जाके मिल जाएंगे। भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री जो रेखा होती है तो इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। प्राइम मेरिडियन यानी ग्रीनविच पर जो रेखा खींची गई है उसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं, 0 डिग्री। और जो आपका लैटिट्यूड है इसका उपयोग जलवायु और स्थान के लिए होता है, जबकि लॉन्गिट्यूड का जो उपयोग है ये समय और स्थान के लिए होता है। और ग्रिड आप समझ रहे होंगे, जब अक्षांश और देशांतर रेखाएं मिलती हैं तो वो एक कोऑर्डिनेट बनाती हैं, इसे ही ग्रिड कहते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों बात करते हैं भारत के बारे में। तो हमारा प्यारा भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। तो दुनिया में सबसे बड़ा देश ये रूस है, उसके बाद कनाडा है, फिर अमेरिका है, फिर चीन है, फिर ब्राज़ील है और फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो इस प्रकार से भारत जो है 7वें स्थान पर आता है। हालांकि अगर आप पुरानी किताबों में पढ़ेंगे तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान दूसरा है, पहले स्थान पर चीन है। लेकिन दोस्तों ये आंकड़े थोड़ा सा आप अपडेट करेंगे तो यूनाइटेड नेशन के आंकड़ों के अनुसार भारत ने अप्रैल 2023 के दौरान चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश होने का खिताब हासिल कर लिया है। मतलब 24 अप्रैल 2023 को जो भारत की आबादी है ये चीन को पीछे छोड़कर दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत बन चुका है। और 24 अप्रैल 2023 को भारत की जनसंख्या 1.428 अरब के पार पहुंच गई है, ठीक है। 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये आंकड़ा भी इम्पॉर्टेंट है। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश जो बनाए गए हैं तो ध्यान दीजिएगा कि 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से, दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव को आपस में मिला दिया गया। और इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं, ठीक है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और ध्यान दीजिएगा कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि पूरी दुनिया की जितनी आबादी है उसका 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। ये जनगणना 2011 के मुताबिक है, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण दोस्तों भारत की जो लंबाई है वो 3,214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण समझ रहे हैं ना, उत्तर से दक्षिण यानी कि इस प्रकार से देखा जाए तो। और पूर्व से पश्चिम ये जो दूरी है ये 2,933 किलोमीटर है। तो इस उत्तर से दक्षिण जो दूरी है ये ज़्यादा है, और मतलब कि हमारी जो लंबाई है देश की वो चौड़ाई से ज़्यादा है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल मैंने आपको बताया कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें वो एरिया भी कवर किया गया है जो कि गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,114 वर्ग किलोमीटर वाला जो ज़मीन है, और पाकिस्तान के द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया 5,180 वर्ग किलोमीटर जो वाला जो ज़मीन है, और चीन के कब्जे वाला 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल भी शामिल है इसमें। तो इतनी ज़मीन हमारी अभी हमें वापस लेनी है हर हालत में, ठीक है। तो दोस्तों भारत की जो प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है या इसे आप कहेंगे भारतीय मानक समय, तो ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 82 डिग्री 30 मिनट है, इसको डिनोट करते हैं 82 डिग्री और 30 मिनट, इस प्रकार से इसे डिनोट करते हैं। तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है भारत का जो स्थानीय मानक समय है। और ये जो भारतीय मानक समय की जो रेखा है ये प्रयागराज, मिर्ज़ापुर आदि स्थानों से गुजरती है। ध्यान दीजिएगा कि भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा, यामोत्तर रेखा समझ रहे हैं, ये ऊपर से नीचे जो जाती है, ठीक है, उत्तर दक्षिण। तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जबकि कर्क रेखा ये कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। पृथ्वी 24 घंटे में, यानी कि 24 घंटे को अगर आप मिनट में बदलेंगे तो 1440 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है। और कुल देशांतर रेखाओं की संख्या अभी मैंने आपको बताया था कि 360 है, ठीक है। यानी कि एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, तो 1440 मिनट बटा 360 बराबर 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। और इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर आता है। ये सारी चीज़ें जब न्यूमेरिकल आता है ना तब आपके काम आती हैं। अब चलिए एमसीक्यूज देखते हैं। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताइए कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन,
भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। अभी मैंने आपको बताया था भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, यानी कि ये कथन आपका गलत है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्रफल भारत के अंतर्गत आता है, ये आपका कथन सही है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, सही बात है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी कि ये कथन भी आपका सही है। और चौथा कथन है कि भारत पूरी तरह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, जो कि गलत है, यानी कि 2 और 3 ही केवल आपके यहाँ पर सही हैं। तो यहाँ पर जो विकल्प सी दिया गया है 2 और 3 वाला, ये आपका करेक्ट है। देखो दोस्तों, आपको बता दें कि संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ये 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, ये अक्षांशीय विस्तार है। जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार जो है ये 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो भारत है, इसका जो चौथा पॉइंट है कि भारत पूरी तरह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, ये आपका गलत है। तो 2 और 3 वाला कथन ही केवल आपका यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये है कर्क रेखा जो कि 8 राज्यों से गुजरती है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये भारत को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो सबसे पहले ये वाला हिस्सा देखिए, ये हो गया आपका गुजरात, यहाँ पर देखिए राजस्थान, ये हो गया आपका मध्य प्रदेश, ये हो गया आपका छत्तीसगढ़, ये है आपका झारखंड, ये पश्चिम बंगाल, ये है आपका त्रिपुरा और ये है आपका मिजोरम, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो उड़ीसा से तो नहीं गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से तो नहीं गुजरती है, आंध्रा से भी नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर है ये विकल्प बी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में कर्क रेखा की कुल लंबाई 3214 किलोमीटर है। भारत के किस राज्य में कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई है, तो आप देखिए यहाँ तस्वीर में, ये आपका मध्य प्रदेश है, सबसे अधिक लंबाई है। और कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो ये है आपकी माही नदी। यहाँ पर क्वेश्चन भी बनेगा आपका आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? अब यहाँ पर देखिए ये कर्क रेखा है। अब यहाँ पर सवाल क्या है, अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन। दोस्तों गांधीनगर कहाँ पर है? गुजरात में है, जबकि गुजरात से ही ये रेखा जो है ये गुजर रही है। तो यहाँ पर गांधीनगर आपका उत्तर बन जाएगा, ठीक है, गांधीनगर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो दोस्तों आप इस तस्वीर को देखिए, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नीचे आप जाएंगे इसके 23.5 डिग्री, तो ये है आपका जो इक्वेटर होता है। तो इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर जाने के पश्चात जो ये कर्क रेखा है, ठीक है, तो कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, और ये है 23 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, 23 डिग्री 30 मिनट। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट है, 23 डिग्री 30 मिनट, ये आपका उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी भारतीय नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? अभी मैंने आपको बताया था इसका आंसर माही नदी होगा, ठीक है। अब दोस्तों माही नदी का जो उद्गम है, तो माही नदी का जो उद्गम है दोस्तों ये मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित सरदारपुरा के पास मेंढा ग्राम, जिसे अमझोरा अमरू पहाड़ी कहते हैं, के पास स्थित मेहद झील विंध्याचल पर्वतमाला की एक झील है, तो यहीं से होता है माही नदी का उद्गम। यह नदी उत्तर दिशा में बहकर, ध्यान दीजिएगा, यह नदी जो है उत्तर दिशा में बहकर फिर राजस्थान और गुजरात से होकर अंत में अरब सागर यानी कि खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। ध्यान रखना दोस्तों कि जो भारत की जो 5 पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं उनमें माही नदी एक है। तो ताप्ती, साबरमती, लूनी और नर्मदा के साथ साथ माही नदी, ये 5 ऐसी नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं। तो इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर ये याद हो गई तो बाकी में कन्फ्यूजन आपको नहीं देगा कि पूरब की ओर कौन कौन सी नदी बहती है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा नहीं गुजरती है। मैंने आपको बताया था कि ये आंध्र प्रदेश से तो गुजरेगी, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ठीक है।
दोस्तों अगले क्वेश्चन से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत के जो सीमावर्ती देश हैं, तो भारत के निकटतम पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। ये भारत के निकटतम पड़ोसी देश हैं। ध्यान देना कि भारत की भू सीमा की लंबाई कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर और द्वीप क्षेत्रों से ही तट रेखा जो है ये 7,616.6 किलोमीटर है। सबसे बड़ी जो सीमा है वो भारत और बांग्लादेश के बीच की है। तो ध्यान देना, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि सबसे अधिक जो सीमा है वो बांग्लादेश की है। कितनी? 4,096.7 किलोमीटर, ये सबसे लंबी सीमा है। इसके बाद चीन की सीमा 3,488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा कितनी है? 3,323 किलोमीटर। नेपाल के साथ 1,751 किलोमीटर। म्यांमार के साथ 1,643 किलोमीटर। भूटान के साथ 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। यानी कि सबसे छोटी जो सीमा रेखा है ये अफगानिस्तान के साथ है। सबसे बड़ी जो सीमा रेखा है ये बांग्लादेश के साथ है। ये बातें आप याद रखेंगे। और भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है दोस्तों उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, कई बार पूछा गया है। भारत चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भारत अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा को डूरन रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। दूसरा कथन, पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। तीसरा कथन, मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सा सही है। ये देखिए, मैं आपके लिए एक मैप लगा देता हूँ। अब आप पहला कथन देखते हैं, असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। तो दोस्तों ये एरिया आप देख रहे हैं, ये है आपका असम। तो आप देखिए ये आपका भूटान से भी लगा हुआ है, ठीक है, ये आप भूटान है। और यहाँ देखेंगे आप तो ये बांग्लादेश से भी लगा हुआ है, ठीक है ना, ये बांग्लादेश से भी लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये पहला कथन आपका करेक्ट है, तो पहला कथन आपका सही हो गया। अगला है कि पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। चलिए देखते हैं, ये है आपका पश्चिम बंगाल, ये देख रहे हैं आप, ये है आपका पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर देखिए आप, ये भूटान से भी लगा हुआ है और कहाँ से बता रहे हैं? तो भूटान से और नेपाल से। तो ऊपर जाइए आप, ये नेपाल को भी यहाँ पर टच कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा कथन भी करेक्ट है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। तो दोस्तों ये है आपका मिजोरम। तो मिजोरम देखिए यहाँ पर, ये मिजोरम है, इधर बांग्लादेश है और इधर जो है म्यांमार है। तो बिल्कुल ये आपका करेक्ट है, यानी कि तीनों कथन आपके यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन है, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा का निर्धारण करता है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसे डूरंड लाइन कहा जाता है। तो यहाँ पर भारत अफगानिस्तान, ऑप्शन सी करेक्ट है। और इस सीमा रेखा का निर्धारण 1893 में ब्रिटिश कर्नल मार्टिमर डूरंड के द्वारा अफगानों के साथ समझौते के दौरान किया गया था। तो ये याद रखिएगा आप, ठीक है ना। और ये देखिए, ये तस्वीर आप, भारत का जो भू आकृतिक प्रदेश है ये किस प्रकार से है। तो ये भारत का मैप आप देख रहे होंगे। तो अगर आप ये हिस्सा देखिए आप, ठीक है, ये क्या है? ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। ये जो हिस्सा है आप देख रहे होंगे, ये क्या है? यहाँ से ये जो मैच हो रहा है आपका, ये है सिंधु गंगा का मैदान, ठीक है। इधर जाएंगे आप तो क्या मिलेगा? पूर्वोत्तर हिमालय मिलेगा आपको, ठीक। इसके बाद यहाँ पर क्या है? यहाँ से दोस्तों आप देखेंगे ये पूरा जो हिस्सा है नीचे तक, ये दक्कन का पठार है पूरा। और ये है आपकी मध्य उच्च भूमि, ठीक है ना, मध्य उच्च भूमि है। और ये वाला जो हिस्सा है आप देख रहे होंगे, ये पश्चिमी तटीय मैदान है। इधर देखेंगे पूर्वी तटीय मैदान, इधर वाला जो हिस्सा है पूरा पूर्वी तटीय मैदान है। तो इसको आप समझ लीजिए। आगे मैं आपको बताऊंगा कि भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। तो ध्यान दीजिएगा कि भारत जो है 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, इसके बाद विशाल मैदान, ठीक है, फिर प्रायद्वीपीय पठार और फिर तट और द्वीप। तो ये 4 प्राकृतिक रूप से, यानी कि जो प्राकृतिक प्रदेश हैं भारत के, ये 4 हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान देना कि भारत को 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, उत्तरी भारत का मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो ये 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेश हैं भारत के, ठीक है।
ये सारी जानकारी जो है एनसीईआरटी से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, तो ये कथन आपका सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित यानी कि फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करता है, ये भी सही है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है, ये कथन आपका असत्य है, तो यही हमारा उत्तर होगा। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार, ये भी सही है, तो हमारा उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, जो कि असत्य है। देखो दोस्तों, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया के द्वारा नहीं बल्कि भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को आपको मैच कराना है। दक्कन ट्रैप, पश्चिमी घाट, अरावली, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप जो है, तो इनको आपको मैच कराना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैच कराने के लिए मैंने आपको पहले लिख दिया है, दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में होती है। पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति सेनेजोइक यानी कि उत्तर नूतन काल में होती है। अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में होती है, प्री कैम्ब्रियन युग। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप अत्यंत नूतन काल में इसका उद्भव होता है, ठीक है ना। केरल का कुट्टानाड जाना जाता है किसके लिए? दोस्तों ये प्रश्न पीसीएस मेंस 2025 में आया था। तो केरल का जो कुट्टानाड है दोस्तों, ये जाना जाता है किसके लिए? मीठे पानी की झील के लिए नहीं, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। देखो दोस्तों, ये जो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है कुट्टानाड, इसे धान का कटोरा भी कहते हैं, केरल का धान का कटोरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? यूपीपीसीएस मेंस 2013 का क्वेश्चन है। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? दोस्तों इसका उत्तर होगा देवरिया जिले के प्रतापपुर में, विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बारानी द्वीप किस फसल की किस्म है? अभी फिलहाल तो दोबारा से स्टार्ट हो गया है, बीच में फसलों की किस्म के बारे में क्वेश्चन नहीं बनते थे, लेकिन दोबारा से स्टार्ट हो गया है और ये 2013 का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप थोड़ा देखते रहिए, ठीक है। तो ये जो है धान की एक प्रजाति है बारानी द्वीप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यूपीपीसीएस प्री 2013 का क्वेश्चन। नाथुला, लेपू लेक, रोहतक और पालघाट। दोस्तों नाथुला कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये गलत हो जाएगा। नाथुला जो है कहाँ पर मिलेगा आपको? तो ये मिलेगा दोस्तों आपको सिक्किम में, ठीक है। अगर सिक्किम होता तो ये सही होता। लेपू लेक उत्तराखंड में है, करेक्ट है। रोहतक हिमाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। पालघाट केरल में है, ये भी आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर है सुमेलित नहीं था, ये नाथुला था। और बात करें अगर अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो अरुणाचल प्रदेश में जो प्रमुख दर्रे हैं उनके नाम है बोमडिला, सेला, दीफू, यांगयाप और बोमला, ठीक है। जबकि नाथुला दर्रा दोस्तों ये सिक्किम राज्य और चीन के बीच स्वायत्त क्षेत्र यानी कि चुंबी घाटी को जोड़ता है, तो ये कहाँ पर पड़ता है नाथुला दर्रा? सिक्किम में। जारवा जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में रहे थे, कहाँ के निवासी हैं? 2013 का ये क्वेश्चन है और इसका उत्तर आप जानते ही हैं दोस्तों कि ये अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार में प्रमुख रूप से जो जनजातियाँ पाई जाती हैं वो बार बार रिपीट होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो प्रमुख जनजातियाँ हैं उसमें जारवा हैं, सेंटलीज हैं, ओंगो, ग्रेट अंडमानी यानी कि नेग्रिटो समूह, निकोबारी और सोमपेन मंगोलॉयड समूह पाए जाते हैं। तो इनमें ये जनजातियां हजारों वर्षों से यहाँ पर रह रही हैं, जिनमें जारवा और सेंटिनलीज ये बाहरी दुनिया से बहुत कम संपर्क रखते हैं और अपनी पारंपरिक जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ये बिल्कुल रट लेना आप लोग, ठीक है, क्योंकि रटेंगे नहीं तो उत्तर गलत हो जाएगा। तो ध्यान देना, ब्यास नदी इसका उद्गम स्थल भारत में ही है, चेनाब भी है, रावी भी है, लेकिन सतलज जो है दोस्तों इसका जो उद्गम है ये भारत में नहीं है, तो डी आपका उत्तर है। ध्यान देना कि सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र का उद्गम ये राकस से होता है, और यानी कि इन तीनों का जो उद्गम है वो भारत के बाहर है। किशनगंगा एक सहायक नदी है, किस नदी की? तो दोस्तों जो किशनगंगा है ये झेलम की सहायक नदी है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। यूपीपीसीएस प्री 2019 का क्वेश्चन है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन दोस्तों एक सरोवरी मैदान का एग्जाम्पल है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। हिमालय पर्वत के बारे में यहाँ पर कह रहे हैं
कि पहला कथन है मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। अब दोस्तों बात यहाँ पर ये है कि जो हिमालय है आप जानते ही हैं कि समुद्र कभी जहाँ पर हिमालय है वहाँ पर कभी समुद्र हुआ करता था, तो और समुद्र हो तो जीवाश्म ना हो, ये तो गलत है। यानी कि जिसमें जिसमें भी एक होगा वो सारे ऑप्शन आपके गलत हो गए। तो ए में है, सी में है और डी में भी है, मतलब आपका उत्तर यहीं से मिल गया 2 और 3, यानी कि लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म है और वाय हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। 2 और 3 आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है। देखो ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा गलत था, क्योंकि गुरला मानधाता और नामचा भरवा दोनों चोटियाँ जो हैं भारत में स्थित नहीं हैं। तो ए और बी दोनों ही आपके उत्तर हो सकते हैं। गुरला मानधाता दोस्तों इसे नाइमोनानी या नामुनानी भी कहा जाता है। तिब्बत चीन के नगारी प्रांत में स्थित हिमालय की एक प्रमुख चोटी है। यह मानसरोवर झील के पास पवित्र कैलाश पर्वत के सामने स्थित है। 7,694 मीटर यानी कि 25,243 फीट की ऊंचाई के साथ यह विश्व की 34वीं सबसे ऊंची चोटी है। यह नाला कंकर हिमालय उप श्रृंखला का हिस्सा है। अगला है आपका नामचा भरवा। तो दक्षिण पूर्वी तिब्बत चीन में हिमालय पर्वतमाला के पूर्वी छोर पर स्थित एक ऊंची चोटी। यह यारलुंग शांगपो नदी यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के यू टर्न मोड़ और प्रसिद्ध विशाल घाटी के पास स्थित है, जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास है और यह समुद्र तल से 7,782 मीटर की ऊंचाई पर है। अगला क्वेश्चन है गोराबंद डेल्टा किस डेल्टा का एक उपविभाग है। तो दोस्तों गोराबंद डेल्टा इसे बिल्कुल रट लेना, इसका उत्तर होगा बंगाल डेल्टा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगला है निम्नलिखित में किस नदी के ऊपरी भाग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह है। दोस्तों ये प्रश्न भी 2019 प्री का है यूपीपीसीएस और इसका जवाब है लूनी नदी। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि ऊपरी हिस्सा जो है मीठा है, निचला हिस्सा जो है खारा हो जाता है। तो दोस्तों ये इसलिए होता है क्योंकि लूनी नदी राजस्थान के बाड़मेर जिले के बालोतरा नामक स्थान के बाद खारी हो जाती है। इससे पहले अजमेर के नाग पहाड़ से निकलने के बाद बालोतरा तक इसका पानी मीठा होता है, लेकिन बालोतरा के बाद लवणता नमक की अधिकता वाली मिट्टी के कारण यह खारी हो जाती है। यह नदी गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में कौन सा भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों भ्रंश घाटी क्या होती है आप जानते हैं, जब धरती बन रही थी तो उस समय बहुत सारी चट्टानें आपस में टकरा रही थी। कहीं कहीं पर इस प्रकार से चट्टानें बन गई, ऊंचाई हो गई, नीचे एक घाटी बन गई, फिर ऊंचाई हो गई, बीच में स्थान बन गया, यहाँ से नदी बहने लगी, इसको बोलते हैं भ्रंश घाटी। तो यहाँ पर देखेंगे तो दामोदर नदी जो है यह भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए जानी जाती है। सिर्फ दामोदर ही नहीं दोस्तों, ध्यान देना, दामोदर नदी भारत के छोटा नागपुर पठार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में एक भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है। यह हुगली नदी की एक सहायक नदी है। दामोदर नदी जो है हुगली नदी की सहायक नदी है और अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए जानी जाती है। ध्यान दीजिएगा, भारत में भ्रंश घाटी में बहने वाली जो अन्य नदियां हैं वो नर्मदा और तापी हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ में जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती चली जाती है। तो ये दोस्तों हमारा हो गया भारत। तो जब मानसून आता है तो जो मानसून उड़ता है यहाँ से उड़ता है, लेकिन जो यहाँ पर बात हो रही है तो ये जो भूमध्य सागर से उठता है ना मानसून, उसके कारण यहाँ जो भारत का उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पर बरसात होती है उत्तरी पश्चिम मैदान में। तो यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर पूर्व है, ये पश्चिम है, तो पश्चिम की ओर बरसात ज़्यादा होगी, पूर्व की ओर जाते जाते कम हो जाती है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन बी। ठीक है, और शेष प्रश्न दोस्तों अगले वीडियो में रहेंगे और उम्मीद करूंगा कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, क्योंकि थोड़ा सा सेशन लंबा हो रहा है और मेरा प्रयास रहता है कि आधे घंटे से ज़्यादा का कोई भी मॉडल पेपर नहीं होना चाहिए। तो शेष प्रश्न अगले वीडियो में। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आपकी तैयारी के लिए। आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9452225260 पर। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आपका।